मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का किया जिक्र। कहा, अफ्रीकन यूनियन को G20 का पूर्ण सदस्य बनाकर भारत ने अपने नेतृत्व का मनवाया लोहा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को बनाने का भारत ने दिया सुझाव। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांधी जयंती पर पूरे देश में स्वच्छता से जुड़े बहुत से कार्यक्रमों की बनाई गई है योजना। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 1 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे स्वच्छता कार्यक्रमों में जुड़ने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। कहा, देश में बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान गति और पैमाना देशवासियों की आकांक्षाओं से खा रहा है मेल। भारत अपने वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ कर रहा है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में भी होंगे शामिल। भारत आतंकवाद और नार्को आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने में विश्व का कर रहा है नेतृत्व। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, सरकार ने कई कानूनों में किए हैं बदलाव। न्यायपालिका का भार कम करने के लिए मध्यस्थता कानून और जन विश्वास विधेयक संसद ने किया पारित। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित जीते 5 पदक। रोइंग में भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य जीता। निशानेबाजी में 1 रजत और 1 कांस्य पदक पर लगाया निशाना। ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी भारत 2023 की ट्रॉफी मार्को बेजेची ने जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सौंपी ट्रॉफी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोटो जीपी का आयोजन बेहद सकारात्मक मायने। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की शानदार जीत। 99 रन से ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी के जरिए आज देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन और चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता का खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पर्यटन को रोजगार सृजन के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए हाल ही में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की बात कही। उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों और मौजूदा चुनौतियों के बीच गांधी जी के विचारों को सर्वाधिक प्रासंगिक बताया। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी इन दिनों चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों ने इसी से संबंधित संदेश और पत्र भेजे हैं। एक तरफ जहां लाखों लोग चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के अलग अलग माध्यमों से साक्षी बने, वहीं दिल्ली का भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए लोगों में लोकप्रिय हो गया। भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को पूर्ण सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉलेज के छात्रों से G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा
कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। G20 समिट के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर सहमति बनी। पीएम ने गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये विश्व व्यापार का आधार बनेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान 1 लाख से भी अधिक डेलीगेट्स भारत आए, जिससे उनकी रुचि भारत में बढ़ी। पीएम ने 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहां आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। शांति निकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसा मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने इसके लिए देशवासियों को बधाई दी। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। G20 समिट के दौरान दुनिया भर के शक्तिशाली नेताओं ने राजघाट पर बापू को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस तरह G20 ने जहां विश्व स्तर पर भारत की साख को बढ़ाने का काम किया है, वहीं चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को सेवा के रूप में लेने का संदेश देते हुए उत्तराखंड के युवाओं द्वारा शुरू की गई घोड़ा लाइब्रेरी का खास जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हैदराबाद की 11 साल की एक नन्ही बच्ची के अनूठे प्रयास के लिए भी लोगों से कहा कि बेहद प्रेरणादायी पहल है। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षा को सेवा भाव की तरह लेते पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के युवाओं की घोड़ा लाइब्रेरी शुरू करने की भावना और जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के लिए की गई पहल सराहनीय है, जिसमें लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है।
इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारतीय शहर हैदराबाद से भी एक 11 साल की बच्ची के अनूठे प्रयास को आश्चर्यजनक पहल बताते हुए कहा कि जिस तरह बेहद कम उम्र में ये बच्ची दूसरे जरूरतमंद बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रही है, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। मुझे हैदराबाद में लाइब्रेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो कमाल कर दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरी चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले इसकी प्रेरणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके पिता जरूरतमंदों की मदद के सिलसिले में वहां गए थे। बच्चों ने वहां उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की और यही बात इस प्यारी सी गुड़िया को इतनी छू गई कि उसने अलग अलग तरह की किताबें जुटाने की ठान ली। शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर प्रतिबद्धता सरकार के लिए हमेशा से प्राथमिकता का विषय रहा है। ऐसे में इन प्रयास में लोगों की बढ़ती जनभागीदारी एक सकारात्मक संदेश देती है, जिसके पीछे प्रधानमंत्री का दूरदर्शी दृष्टिकोण और सोच का बड़ा हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम की चर्चा की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंगलवार को भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लिंक्डइन पर जारी की गई घोषणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की युवा शक्ति का आह्वान करते हुए तमाम शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, शिक्षकों और छात्रों से बातचीत करने के लिए न्योता दिया है। आयोजन में भारत की G20 टीम के प्रमुख सदस्य G20 के परिणामों पर जानकारी साझा करेंगे। दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से संवाद का इंतजार है। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन।
रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश को पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। इन नई ट्रेनों में 11 राज्यों में आवागमन, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन नई वंदे भारत ट्रेन में कई नई सुविधाओं को भी जोड़ा गया है, जिससे कि यात्री बेहतर और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। देश की गति और प्रगति का प्रतीक बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से नए रूटों पर चल रही है। आज नए रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने के साथ देश भर में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 34 हो गई है। राजस्थान और गुजरात को 1-1, पूर्वी भारत को 3 और दक्षिण भारत को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जिसमें हवाई जहाज की तर्ज पर तमाम जो डिस्प्लेज लगाए गए हैं, उनके जो लाइट्स आप देख सकते हैं कि जो हाथ के स्पर्श से ये लाइट जो है यूं जल जाती है और कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो इस ट्रेन में बैठकर हवाई जहाज का आनंद उठाते हैं। आज पुरी, मदुरै और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल वंदे भारत के रूट से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में अत्याधुनिक सुविधा वाली वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। नए रूटों पर चलने के कारण यात्रियों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है। जिन जगहों से ये ट्रेनें गुजर रही हैं, वहां पर्यटकों की संख्या तो बढ़ ही रही है, वहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। गति शक्ति मास्टर प्लान इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से समय की बचत होने से यात्री इस ट्रेन से तेजी से और बार बार यात्रा कर रहे हैं। 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय रेल को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए पिछले 8 साल में रेलवे का बजट 8 गुना किया गया है। आज स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे। वे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करेंगे। राज्य के लोगों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत खास होगी।
इसमें पार्टी के प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस महाकुंभ के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के पहले हफ्ते से निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश में मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। करीब 10,880 किलोमीटर की इस यात्रा में 223 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। का सौभाग्य के श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और उस महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 4000 से ज्यादा जवानों को शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता एक साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकेंगे। इसके अलावा पूरे शहर को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम में पहुंचे लाखों कार्यकर्ताओं में एक जोश जागृत हो। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से आह्वान कर रहा हूं, चलो भोपाल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर महाकुंभ होने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव का संकनाद होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम सबको संकल्प दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दीपक जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री कल जयपुर में परिवर्तन संकल्प महारैली को भी संबोधित करेंगे। रैली में लाखों की संख्या में भाजपा समर्थकों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री को रैली को लेकर कैसी है तैयारियां और कैसा है उत्साह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच रहे हैं और परिवर्तन संकल्प महायात्रा प्रधानमंत्री उसके लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे। सर, एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं आने वाले समय में इस परिवर्तन संकल्प महायात्रा से? निश्चित रूप से परिवर्तन देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है 25 सितंबर और प्रधानमंत्री जी जयपुर में जो हमारी 4 जगहों से यात्राएं निकली थी, इनका समापन करेंगे। दूसरा सर, देख भी रहे हैं कि एक छोटा सा रोड शो भी है, मंच के बीच में सड़क बनाई गई है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में सुनने के लिए जो जयपुर और उसके आसपास के लोग यहाँ पहुँचेंगे और खासतौर से महिलाएं बड़ी संख्या में पहुँचेंगी। लोकसभा और विधानसभाओं में जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का महिला संगठनों द्वारा, महिलाओं द्वारा स्वागत किया जाएगा और ये तो मंच का संचालन से लेकर के और सारी व्यवस्थाएं भी शायद महिला मोर्चा ही संभाल रहा है। दूसरा, अगर सर राजस्थान की बात करें तो किस तरह की स्थिति आने वाले समय में आप राजस्थान में देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने हमें अनस्टेबल गवर्नमेंट दी। जब से बनी थी तब से वो अस्थिर। जब कोई सरकार अनस्टेबल होती है तो वो काम नहीं कर पाती है जी। उसको यही डर रहता है कि मेरी सरकार गिर नहीं जाए और उसी डर से इन्होंने कोई विकास के कार्य ज़्यादा नहीं किए और ये सुशासन भूल गए और जनता परेशान हो गई। 2 खेमों में सरकार बट गई, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए और शासन रहा ही नहीं। ऐसा हम मानते ही नहीं कि सुशासन नाम की कोई चीज़ है। इसलिए आक्रोश है और हमें परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी दिखा, जगह जगह दिखा। इसलिए जो दिसंबर में रिजल्ट आएंगे उसमें भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो संकल्प
यात्रा होगी, खासतौर से परिवर्तन संकल्प यात्रा, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, महिलाएं खासतौर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। और पिछले 4.5 साल में राजस्थान के अंदर जिस तरीके से तमाम समुदायों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जयपुर। और अब बात क्रिकेट की। इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 99 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 400 रन का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और प्रसिद्ध कृष्णा ने मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ को आउट करके भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की पारी के 9 ओवर ही हुए थे, तभी बारिश के कारण मैच को रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू होने पर ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। इसके बाद आर अश्विन ने लाबुसाने को 27 और डेविड वार्नर को 53 और जोश इंग्लिश को 6 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद सी नेबॉट को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया और पूरी टीम 217 रन पर आउट हो गई। सी नेबॉट ने 54 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।